जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं बात करने आया हूँ हिस्ट्री का उस क्लास के बारे में जहाँ पर हमने पिछली क्लास में बहुत कुछ पढ़ लिया था। हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। पिछले बार वाली क्लास में लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, बहुत लोगों ने कमेंट करा और देखा भी उसको। मुझे भी अच्छा लगा भाई कि चलिए आप लोगों ने पसंद किया उस चीज़ को। ब्रिटिश द्वारा स्थापित नीतियाँ की अगर बात करोगे, जैसे आंग्ल नेपाल युद्ध हो गया, आंग्ल भूटान युद्ध हो गया और आंग्ल तिब्बत युद्ध हो गया, जो ब्रिटिश द्वारा स्थापित की गई थी उनकी नीतियों के बारे में मैं 3 टॉपिक कवर किया हूँ। आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल भूटान युद्ध और आंग्ल तिब्बत युद्ध। कारण, घटनाक्रम और परिणाम तीनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला जिसमें आप देख पा रहे हैं वो आंग्ल नेपाल युद्ध था, जो 14 से 16 के बीच में हुआ है और नेपाल का जो है भारतीय क्षेत्र की ओर से जो है विस्तार एवं अंग्रेजों से इसका संघर्ष बढ़ा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के युद्ध की घोषणा की और युद्ध में जो है नेपाल का सेनापति अमर सिंह थापा युद्ध में मारा गया। केवल जो है नेपाल की हार हुई और उसे संधि करनी पड़ी थी। फिर उसके बाद दूसरा हुआ आंग्ल भूटान युद्ध और वो हुआ था 64 से 65 के बीच में, और भूटान द्वारा जो है भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने और लूटपाट करने की यहाँ पर घटना सामने आई। और 1764 में भूटान की जो द्वार का युद्ध है, अंत में इसे द्वार का युद्ध भी कहा जाता है। भूटान के लोगों ने जो है वो परंपरागत हथियारों के साथ युद्ध किया, लेकिन युद्ध में पराजित हो गए। हालांकि भूटान के लोग जो हैं वो प्रयास किए थे और लेकिन वो कर नहीं पाए। फिर यहाँ पर नेपाल के लोग भी परंपरागत तरीके से ही लड़ा, लेकिन वहाँ भी लड़ नहीं पाए। और गवर्नर जनरल जो लॉर्ड हेस्टिंग्स से युद्ध की घोषणा करी और युद्ध में नेपाल का सेनापति अमर सिंह थापा जो है युद्ध में मारा गए थे और वहाँ पर उनकी हार हो गई थी और उनको संधि करनी पड़ी थी। संधि में परिणाम जो हुआ वो ये क्या हुआ देखिएगा। तो 1816 में जो है कुमाई एवं गढ़वाल वाले क्षेत्र जो ब्रिटिश को प्राप्त हुआ, मतलब नेपाल को जो है वो देना पड़ा था। कुमाई और गढ़वाल वाले क्षेत्र जो है वो नेपाल को देना पड़ा था। और 1817 में जो है वो तितलियों के संधि के तहत जो है सिक्किम क्षेत्र उनको प्राप्त। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आंग्ल भूटान युद्ध के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि हमारा 64 से 65 के बीच में हुआ और भूटान द्वारा जो है भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करके लूटपाट करना और कारण रहा इसका भूटान द्वारा जो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करना। और ये बात जो है अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। 1864 में भूटान के द्वार के युद्ध में, अंततः इसे द्वार का युद्ध भी कहा गया क्योंकि भूटान के लोग जो भारत की तरफ देख रहे थे, इससे अंग्रेजों को प्रॉब्लम था और भूटान के लोगों में परंपरागत हथियारों के साथ युद्ध किया, लेकिन वो युद्ध में हारे गए और यहीं पर सिंचला की संधि हुई। 1865 में जो है संधि के तहत अंग्रेजों ने द्वार क्षेत्र पर जो है वो कब्जा करके और नियंत्रण कर लिया। इसके बाद अगला देखिए हमारा, जैसे आंग्ल तिब्बत युद्ध जो है वो 1904 से 5 के बीच की बात है। तिब्बत का रूस के प्रति जो है वो झुकाव था और तिब्बत क्षेत्र से जो है रूस आक्रमण का खतरा था। इसमें तिब्बत का जो आंग्ल तिब्बत युद्ध था, इसमें भी ब्रिटिश ने बहुत सावधानी से काम किया था क्योंकि ब्रिटिश का भी मानना था कि वहाँ से भी खतरा हमें है। तिब्बत का रूस के प्रति जो है झुकाव बढ़ा और जब झुकाव बढ़ा तो तिब्बत क्षेत्र में जो है वो रूसी आक्रमण का खतरा बढ़ा और ये कारण था युद्ध। कर्जन ने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में सेना भेजी और 1904 में जो है इस युद्ध में हस्बैंड ने तिब्बत को हरा दिया। यंग हस्बैंड इनका नाम था। यंग हस्बैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है। यंग हस्बैंड ने जो है वो आंग्ल तिब्बत युद्ध के दौरान जो है इसको हरा दिया। उसके बाद यहीं पर हुआ ल्हासा की संधि और ल्हासा की संधि जो हुई थी वो 1904 और 5 में हुई थी। संधि के तहत जो है तिब्बत में रूस की सहायता नहीं करने का वचन दिया गया और क्षतिपूर्ति के रूप में जो है वो तय हुआ कि बाद में से घटाकर जो है वो 25 लाख जो है वो कर दिया गया। मतलब कि यहाँ पर ल्हासा की संधि हुई और जो है वो काफ़ी जो है वो क्षतिपूर्ति देनी पड़ रही तिब्बतों को अंग्रेजों के पक्ष में जो है। तो ये डिसीजन जो हुआ था वो यहाँ पर ऐसा हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है थोड़ा सा मिटा हुआ, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि बर्मा युद्ध जिसको हम प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध बोलते हैं, दूसरा आंग्ल बर्मी युद्ध हो गया और तीसरा आंग्ल बर्मी युद्ध हो गया। ये स्लाइड में मिटा हुआ, मैं इसको कभी डिटेल में कवर कर लूँगा। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर अगला जो स्लाइड आपको दिख रहा है, अगला स्लाइड आपको दिख रहा है और यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है
वो 49 से 42 के बीच में रहा है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जा रहा है वो 75 से 80 के बीच में रहा है। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध जो रहा है वो 1909 से 99 के बीच में रहा है। पहला कारण, घटनाक्रम और परिणाम, हम तीनों 1 बाय 1 करके देखेंगे। और इसमें से पहला हमारा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में मैं देख रहा हूँ, जिसमें 39 से 42 तक की बात कही गई है। 1838 में जो है वो त्रिपक्षीय संधि के तहत अंग्रेजों ने शाह शुजा का समर्थन किया और अफगान सीमा को जो है वो सुरक्षित करना और ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी को जो है वो अपनाया। ये कारण रहा इसका युद्ध का, क्योंकि त्रिपक्षीय संधि के तहत अंग्रेजों ने शाह शुजा का समर्थन किया और अफगान सीमा को जो है वो सुरक्षित करना इसका कारण रहा। क्योंकि अफगान जो है वो सीमा, आज भी उसका सीमा का जो है मतलब महत्व है। घटना के बारे में अगर देखोगे तो अंग्रेजों ने काबुल पर जो है वो अधिकार कर लिया और शाह शुजा को अफगान शासक बना दिया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने है जो काबुल पर अधिकार कर लिया और शाह शुजा को जो है अफगान शासक बना दिया। अफगान शासक जिसका दोस्त मोहम्मद भाग गया, वो मोहम्मद के पुत्र अकबर खान ने काली कबीलाई की सहायता से विद्रोह कर दिया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में बात करोगे तो 75 से 80 के बारे में देखो। लिटन की जो है वो प्रॉड रिजर्व नीति और अफगान शासक शेर अली से जो है, शेर अली ने जो है अंग्रेजों के संधि प्रस्ताव को मना कर दिया था। ये दूसरा युद्ध का कारण रहा है। और इसका जो घटनाक्रम रहा वो ये रहा, हमले से डरकर जो है वो अली, अंग्रेजों के हमले से डरकर जो है वो अली भाग गया। तो शेर अली के जो है पुत्र याकूब साथ गड्ढा का संधि कर ली और ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापना यहाँ पर हुई और रूस को जो है मदद नहीं करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद इसका परिणाम क्या आया, तो इसका जो परिणाम आया वो ये आया। 1 मिनट पहले वाले का परिणाम जो आया था, अंग्रेजों ने अफगान से जो है वो वापस लौट, अंग्रेजों को जो है वो अफगान से वापस लौटना पड़ा और रास्ते में सभी सैनिक मारे गए। केवल विलियम ब्राइडल भारत जीवित पहुंचा और ऑकलैंड को ब्रिटिश वापस बुला लिया गया। यहाँ पर जब अंग्रेज जो है वो अफगान से वापस लौटना शुरू किए, उसके बाद रास्ते में बहुत सारे सैनिक का जो है वो मृत्यु हो गया और एक अकेला जो है वो विलियम ब्राइडल भारत में जीवित पहुंचा और वहां पर भी ऑकलैंड को जो है ब्रिटिश में वापस बुला लिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट केबे गनरी की जो हत्या हो गई और अंग्रेजों ने जो है याकूब को गिरफ्तार कर लिया। 1893 में अफगान और भारत के बीच जो है वो दुरंत सीमा रेखा निर्धारित हुआ और आज भी दुरंत रेखा है, यानी कि हमारा पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये है। तीसरा जो रहा वो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध रहा 1909 से 99 तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अंग्रेजों ने विरुद्ध अफगान स्वतंत्रता आंदोलन करा और इसका जो घटनाक्रम रहा वो अमानुद्दौला खान के नेतृत्व में जो है वो आंदोलन हुआ और अंग्रेजों हवाई जहाज से जो है वो गोलियां चलवाई गई थी। अगस्त 1919 में दोनों के बीच में जो है वो रावलपिंडी की संधि हुई और अफगान की जो है वो स्वतंत्रता जो है दुरंत रेखा की जो है वो सीमा रेखा माना जाता है। ये आज की भी कहानी है। मेरा नेक्स्ट स्लाइड जो है उसके बारे में बात करते हैं, गौर करिएगा। यहाँ पर कुछ आर्थिक नीति भी रही है अंग्रेजों के द्वारा, जैसे कृषि हो गया, उद्योग व्यापार के अंदर में हो गया। आर्थिक नीति में क्या क्या रहा, जैसे भू राजस्व नीति जो है जिसको बंदोबस्त नीति बोलते हैं। कृषि का जो है वो वाणिज्यीकरण हो गया या इसमें औद्योगिकरण हो गया, जिसमें निवेश में रेल, डाक, टेलीग्राम, बगान वगैरह की भी चर्चा यहाँ पर हुई है। फिर हमारा नेक्स्ट अगर आप बात करोगे यहाँ पर अगला जो है ब्रिटिश भू राजस्व की नीति की बात करोगे तो परिचय में यहाँ पर देखो, परिचय में ये रहा कि बंगाल जो है भू राजस्व प्राप्ति का अधिकार अंग्रेजों को जो है 1765 के दीवानी अधिकार से मिला और अंग्रेजों ने जो है इसका प्रयोग द्वैध शासन 1765 से 72 के रूप में किया। वारेन हेस्टिंग्स ने पहले पंचशाला जो 5 वर्ष की योजना एवं 1 साला 1 वर्ष की जो है वो राजस्व योजना चलाई, जो कि बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। तो ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हुआ, नेक्स्ट की बात अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके बाद बात हो रही है अस्थाई बंदोबस्त की और अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी बंदोबस्त की बात हुई है। यहाँ पर जो परिचय देख लो, यहाँ पर 1709 में जो है वो
दसाला पद्धति की शुरुआत हुई और इसे 1793 में जो है वो अस्थायी कर दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त का मसौदा जो है वो जॉन शोर ने तैयार किया था और यह कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो है वो सब कुछ आया। कारण क्या रहा इसका? तो नियमित और अस्थायी आय सुरक्षित करना, जमींदारों के माध्यम से वसूली और प्रत्यक्ष तनाव से बचाव करना। प्रावधान इसका क्या रहा? तो भूमि का मालिक जमींदारों को माना गया और लगान वसूली जो है वो जमींदारों द्वारा ही किया गया। जमींदार 1/11 भाग 11% जो है वो अंग्रेजों को देना पड़ता था और अस्थायी लगान लगा दिया गया। किसान की भूमि को जो है स्थानांतरित कर लिया गया। सूर्यास्त कानून के तहत जो है जमींदारों की भूमि की नीलामी करने जाने लगी। नियमित और निश्चित आय की सुविधा हो गई। जमींदार वर्ग का समर्थन करने लगे और किसानों की स्थिति जो है वो दयनीय हो गई। इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में अगर मैं बात करूं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो है यहाँ पर परिचय में देख लीजिए। 1792 में जो है वो कर्नल रोड द्वारा इसे प्रयोग के रूप से में मद्रास का प्रारंभ किया गया। 1820 में जो है इसे व्यवस्थित रूप से जो है थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया। और क्षेत्र कौन कौन रहा है? तो मद्रास रहा है, मुंबई रहा है और असम रहा है। प्रावधान क्या रहा है? तो भूमि का मालिक किसान रैयतवाड़ी को माना गया और लगान वसूली सीधे जो है वो रैयत से जो है वो अंग्रेजों द्वारा की जाती थी। लगान की दर निश्चित नहीं थी और इसे घटाया और बढ़ाया जा सकता था। लगान नहीं देने पर जो किसान की भूमि की जो है वो क्या कर दी गई? तो नीलामी कर दी गई। इसी तरह जो है वो महालबाड़ी व्यवस्था आया और इसमें जो है 19 में इस्तीफा का प्रावधान लगाया गया और 22 में इसको जो है वो लागू कर दिया गया। इसे हॉल्ट मैकेजी द्वारा जो है वो लागू किया गया था, क्योंकि पंजाब और यूपी, मध्य प्रदेश और इतना सारा जो है वो महाल गांव के अंदर की घटना है। प्रावधान इसका क्या रहा भाई साहब? तो भूमि का मालिक किसान, लगान वसूली का दायित्व महाल गांव के मुखिया या समिति को का था और लगान दर जो है वो अस्थायी यानी लगान नहीं देने पर जो है भूमि की क्या हो गई? तो नीलामी होने लगी है। 1833 में जो है वो मार्टिन बोर्ड ने इस क्षेत्र में सुधार किया और अंत में जो है वो मार्टिन बोर्ड को जो है उत्तर भूमि का जो है वो सुधारक कहा गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर देख लो भू राजस्व की व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो भू राजस्व व्यवस्था में अस्थायी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी 3 व्यवस्था आया। तीनों व्यवस्था में जो है लागू करने वाला कौन था? तो एक में कॉर्नवालिस था, एक में कर्नल रीड था और मुनरो था और यहाँ पर जो है वो लॉर्ड मैकेंजी था और लॉर्ड बॉर्डन था। तो ये 93 में और 92 से 80 में बात हुई है। यूपी, बंगाल, उड़ीसा यहाँ पर जो है इस्तेमारी एवं जमींदारी व्यवस्था इसका मुख्य बिंदु रहा है। जमींदारी में 1/11 वाली मामला बहुत ज़्यादा खराब थी। यहाँ पर सूर्यास्त कानून की व्यवस्था किया गया। मजींदारों को जमीन के मालिक के रूप में मान्यता दी गई। किसानों को जो है किसान से लगान वसूला करते थे। रैयत की भूमि का स्वामी माना जाता है और यहाँ पर अंग्रेज सीधे किसानों से जो है वो लगान वसूलते थे। जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था और लगान के संग्रह के लिए जो है वो ग्राम समितियां मुखिया को जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चालान देख लो। ये सब भू राजस्व की व्यवस्था है और भू राजस्व की व्यवस्था जो है कैसे हो गया। ये स्लाइड आज का हमारा इतना ही था। स्लाइड खत्म करो। तो आज थोड़ी क्लास जो है आपकी बहुत मैंने जल्दी करा दी। कल मैं पूरा डिटेल में क्लास लेकर के आऊँगा और आज के क्लास के बाद मैं भी उसमें उतना संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज कहीं निकलना है और थोड़ा जल्दी में मैं रिकॉर्ड कर दिया इसको। मैं इसको भी कल के क्लास में कवर कर दूँगा। धन्यवाद।